नमस्ते दोस्तों। 8 जून की पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस न्यूज़ वाली क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपकी कोर्स से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं या फिर जो भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा। आपको सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी मिल जाएगी, ठीक है? और एक बार प्रथम आईएएस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उस पे जितने भी कोर्सेज़ हैं ना उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है? लिंक कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो आज की अपनी कुछ न्यूज़ है, जिसमें न्यूज़ क्या मतलब क्या है, क्यों ये न्यूज़ में रहा, साथ ही साथ प्रीलिम से रिलेटेड कौन-कौन से फैक्ट्स यहाँ से आ सकते हैं, मेंस में उस न्यूज़ का कैसे यूज़ हो सकता है और लास्ट में जाकर के रिवीजन के कुछ पॉइंट्स भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकसित भारत 2047 के लिए जन भागीदारी, उद्यमिता और नवाचार, ये प्रीलिम से ज़्यादा मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना? क्योंकि कहीं न कहीं आप कंक्लूजन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को बता करके कंक्लूड करते हैं उत्तर को। तो देखिए शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने वर्ष 2047 तक एक राष्ट्र को पूर्णतः विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा, आप सभी को पता है। और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी नई दिल्ली में माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय आंदोलन में माहेश्वरी समाज और विकसित भारत 2047 का निर्माण करने पर कार्यक्रम जो भी हुआ था उसको संबोधित किया, ठीक है? संबोधित किया। अब देखिए, विकसित भारत 2047 के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय कि 2047 का जो विकसित भारत का जो भी अपना अभियान है ना, उसके 4 स्तंभ है, जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प, ठीक है? अब जब भारत जैसे देश में 65% से भी अधिक जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, मतलब 15 से 59 वर्ष के एज ग्रुप की अपनी पॉपुलेशन है, जो कि कार्य कर रही है ना? कहीं न कहीं जीडीपी में योगदान दे रही है। तो जब 65% जनसंख्या कार्यशील है, तो कहीं न कहीं उस जनसंख्या का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं उसको बहुत बार। उसका सब सर्वाधिक रूप से यूज़ करने के लिए आपको कहीं न कहीं उसको कौशल प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है ना? कौशल प्रदान करोगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करोगे, अच्छा स्वास्थ्य उनके होगा, तभी वो जीडीपी या फिर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे पाएगा, ठीक है? ओके, तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, आपको मेंस में लिखने के लिए बेटर मतलब एक तथ्य के रूप में काम आ सकती है, ठीक है? अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है ना, वो भारतीय संविधान के 93 अनुच्छेद नंबर 93 93 के तहत स्थापित है ना? अध्यक्ष होता है, सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है? ओके, मेंस के लिए देखिए, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में और तब तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अपना जो रणनीतिक विज़न है, उसको लेकर के चलना है, ठीक है? चुनौतियाँ क्या-क्या है? युवाओं में कौशल की कमी है, ठीक है? यही अपन ने डिस्कस किया है। नवाचार के लिए पर्याप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, निवेश नहीं है, ठीक है ना? और कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय असमानता है ना, वो भी भारत के विकसित राष्ट्र होने के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, ठीक है? अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि युवाओं को जॉब सीकर्स बनाना है। सॉरी, युवाओं को जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन एक छोटी-सी किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी जगह आप एक ऐसा ऐसा मतलब माइंडसेट विकसित कीजिए और जो उद्यमिता वाली मानसिकता होती है ना, वो दिमाग में रखिए कि कहीं आप एक जॉब के लिए तैयारी ना करते हुए या फिर एक प्राइवेट जॉब ना करते हुए या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब भी हो, आपको क्रिएटर्स बनना है कि आप जॉब क्रिएट करें 10 लोगों के लिए, ठीक है ना? और भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? क्रिएटर्स, जो कि जॉब क्रिएट करें, जॉब क्रिएटर्स, ठीक है? अब देखिए, अब ये जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 तीनों में ही जुड़ेगा ये टॉपिक और यहाँ से जो भी अपन पॉइंट्स याद करें ना, देखिए मेंस का सिंपल सा फंडा है, आपको जो याद है ना, उसको आपने पुट कर दिया सिंपल। जितना याद है जो पुट कर दिया, कहीं पे भी ऐड हो सकता है, उसको आपको डायमेंशंस खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब देखिए कौशल विकास के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, है ना? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारत को विकसित राष्ट्र बनने में हेल्प कर सकती है, ठीक है? अब देखिए रिवीजन पॉइंट्स, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विकसित भारत 2047 विजन के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कितने क्वेश्चन सही मतलब कितने कितने स्टेटमेंट सही है।
इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक इसे पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, सही बात है। इसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ नवाचार, जन भागीदारी को भी बढ़ाना है। ठीक है, दोनों ही सही है। मेंस का क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेंस के आपको जितने भी मैं डेली के क्वेश्चन देता हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, डेली डेली बेसिस पर। आप चाहे कैसा भी लिखो, आप लिखो, खुद से चेक करो कि क्या और पॉइंट ऐड हो सकता था। ठीक है ना, गूगल करिए उसका आंसर को। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तक तब तक अधूरी है जब तक कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन या फिर समावेशी विकास में तब्दील ना हो जाए। यानी कि आर्थिक समृद्धि तब तक नहीं अचीव की जा सकती जब तक कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा और समावेशी विकास नहीं होगा। ठीक है ना। विकसित भारत 2047 के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। 15 मार्क्स का है, 250। ठीक है। देखिए, दूसरी न्यूज थी कि एपिडा द्वारा झारखंड में जो ताजे आमों का जो उत्पादन हो रहा है ना, उसको पहला यूके को निर्यात हुआ पहली बार। ठीक है ना, झारखंड में ताजे आम। ठीक है, ये देखिए 7 जून 2026 को वाणिज्य और मुद्रा मंत्रालय के अंतर्गत एपिडा ने झारखंड में सिमडेगा जिले से महिलाओं द्वारा संचालित किसान उत्पादक कंपनी एफपीसी से प्राप्त 1.5 मीट्रिक टन वाले ताजे आम, आम्रपाली, जिनको आम्रपाली भी कहते हैं, उनकी पहली वाणिज्यिक खेप यूनाइटेड किंगडम यूके को निर्यात करने की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, अब देखिए एपिडा जो है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, कार्यान्वयन संस्था कृषि खाद्य प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा। ठीक है ना, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना आपको, जो एपिडा है ना, इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम, एक एक्ट से हुई थी 1985 में। मतलब ये एक वैधानिक निकाय है। संवैधानिक, संवैधानिक है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, ओके। ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक कहो, वैधानिक कहो, ठीक है ना, लेकिन संवैधानिक नहीं है। ठीक है। आम्रपाली दशहरी और नीलम संस्करण के हाइब्रिड विकसित एक अत्यंत मीठी किस्म वाले आम होते हैं, है ना। इसके जो गठली होती है ना बीच में, उसमें गहरे नारंगी रंग की विशेषता होती है। ठीक है, झारखंड के बागवानी के लिए अनुकूल कृषि विशेषता वाली प्रजातियों में उगाया जाता है और इसको जीआई टैग में मिला हुआ है। ठीक है, ओके ओके। मेंस के लिए, झारखंड की पारंपरिक रूप से खनिज आधारित अर्थव्यवस्था रहा है, लेकिन कृषि निर्यात में ये पहला कदम राज्य के विविधीकरण को दर्शा रहा है। इसको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। ठीक है ना, कृषि वाले सेक्टर में GS3। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि एफपीसी का संचालन महिलाओं द्वारा किया गया है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में आय में वृद्धि होगी, है ना, और कृषि मूल्य जो श्रृंखला है उसका सुदृढ़ीकरण होगा। ठीक है, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में आगे की राह में क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार करना है, आपको क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना है। ठीक है ना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है ना, ट्रेस्टेबिलिटी और प्रणालियों को विकसित करना है। ट्रेसेबिलिटी यानी कि ट्रेस किया जा सके कि कहाँ पर उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर गहन उत्पादन है, कहाँ पर थोड़ा कम है, तो उसको ट्रेस करके आप उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए GS2 में सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, कमजोर वर्गों जैसे महिला और जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजना है। ठीक है, GS3 में मुख्य फसलें, कृषि कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन, विपणन, FPOs की भूमिका, वहां पर इसको मतलब पुट करके लिख सकते हो। ठीक है ना, और कृषि से रिलेटेड जो भी योजना है ना, जिसमें कृषि उड़ान योजना है, PM औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, PM FPME और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये योजना सभी कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि एपिडा जो है ना, वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे UPSC आपको घुमा देगा, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। और जो FPCs है ना, किसान उत्पादक कंपनियां, ये कंपनियां 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसमें प्राथमिक उत्पादक किसान ही शेयरधारक होते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के संबंध में आपको बताना कि कितने कथन सही है। या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सामुदायिक निकाय, गलत, मैंने बोल दिया था ना, घुमा देगा। ये वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, पहला हो गया गलत। यह अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरा सही है। ओके, किसान उत्पादक संगठन FPOs या फिर FPCs भारतीय कृषि में छोटे और कहीं ना कहीं सीमांत जो किसान है
उनमें विशेष रूप से महिला किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जान करके जो आम निर्यात का जो हालिया उदाहरण है उसके संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, गूगल करके कैसे भी करके जानकारी निकाल के आपको उत्तर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहीं से आपका मेंस अच्छा होगा। ई जागृति क्या है? ये कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है ना उसमें पारदर्शिता लाने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, ई जागृति जो पोर्टल है इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत रजत पुरस्कार इसको सम्मानित किया गया, रजत पुरस्कार से, सिल्वर अवार्ड से। ठीक है ना। अब ये किसके अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। कौन? ई जागृति। ठीक है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ई जागृति है क्या? ये एक एकीकृत डेटाबेस है, सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करके उनकी समीक्षा करता है, स्क्रूटनी करता है, शुल्क भुगतान एवं आभासी जो सुनवाई होती है ना, वर्चुअल हियरिंग, वो एक ही स्थान पर सक्षम बनाता है। ठीक है ना। कुल मिलाकर के एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी सारी सुनवाई होगी, शिकायतों का निर्माण होगा, निवारण होगा और स्क्रूटनी होगी कि कौन कौन सी शिकायतें किस डिपार्टमेंट को भेजनी है, सारी चीजें। ठीक है ना। इसमें पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, एआई के टूल हो सकते हैं, ये सारी चीजें तकनीकों से ये लैस है। ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 लागू होने के बाद में त्वरित न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए इसको डिजिटल रूप दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जीएस सेकंड और जीएस 3 में भी इसको मेंस में यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। हम्म, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सिंपल, उपभोक्ता के लिए शिकायत निवारण तंत्र और न्याय तक सुगम पहुंच बनाना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा सही। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट हो गई है। देखिए, जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक ये जो आयुष्मान भारत है ना इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है उन्होंने आयुष्मान भारत को लागू करवा दिया। ठीक है ना। ओके, और कहीं ना कहीं ये भारत का 36वां केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बनने को तैयार हो गया। ओके, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, एक बात होगी। पोर्टेबिलिटी इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है जिसके तहत देश के किसी भी हिस्से का लाभार्थी भारत के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पताल में इलाज करा सकता है। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है इसके बारे में आपने कल भी पढ़ा था कि भाई आपकी कितनी इनकम है, मान लीजिए 100 रुपए इनकम है, आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है स्वास्थ्य सेक्टर में, मान लीजिए 5, तो 5% होगी आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और अगर 10% है तो वो मतलब खराब है देश के लिए। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा सिर्फ स्वास्थ्य सेक्टर में जा रहा है। ठीक है ना, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं वो पैसा बचत हो सकती थी या फिर निवेश हो सकता था, है ना। तो ये चीजें ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के संदर्भ में बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये टेलिंग वर्ड्स भी आपको पकड़ने, है ना। और इसमें बी जो है ना कि इसमें केवल सरकारी अस्पतालों में ही मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, तो ये गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है ना। लैंड पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका शुभारंभ हुआ है, ये है क्या? देखिए, पहली बात तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, है ना। गृह मंत्रालय और एलपीए ये कार्यान्वयन संस्था है इसकी। ठीक है, प्रीलिम्स के बारे में आपको क्या याद रखना है? भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब एक्ट से बना है। ठीक है ना, 2010 का एक्ट। अब देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा अटारी पंजाब में इसका एक मतलब भूमि पत्तन है ना, लैंड पोर्ट। ठीक है, टोटल 15 है भारत में। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में, भारत बांग्लादेश सीमा पर, है ना, 3 जगह, और भारत म्यांमार सीमा पर 1 जगह, मोरे मणिपुर। ठीक है ना। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में बताना कितने कथन सही है। यह गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। ठीक है, पहला सही है। यह वर्तमान में भारत चीन सीमा पर 3 प्रमुख भूमि पत्तनों का संचालन करता है। गलत है। ठीक है ना? और अभी तक भारत और चीन की सीमा पर कोई भी पूर्ण संचालित व्यावसायिक भूमि पत्तन है ही नहीं अभी तक। ठीक है ना? किस-किस की सीमा पर है? देखिए, यहाँ पे देखिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चीन की सीमा के साथ में अपना कोई भी लैंड पोर्ट है ही नहीं। है ना? तो इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है? मेंस के लिए कि प्रभावी सीमा प्रबंधन में केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि सीमा पार वैध व्यापार और आर्थिक एकीकरण को सुगम बनाने के लिए भी है। लैंड पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ओके। एएसए महिला चैंपियनशिप 2026 न्यूज में थी। समाचारों में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को एएसए महिला चैंपियनशिप खिताब 2026 जीतने पर बधाई दी है। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। है ना? ये टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई देशों के बीच में खेला जाता है और भारतीय महिला टीमों ने लगातार इसमें अपना दबदबा बनाए रखा। इस बार भी 2026 की चैंपियनशिप है ना, वो जीती है। ठीक है? अब निबंध के लिए देखिए, तकनीकी और पारदर्शिता 21वीं सदी में सुशासन के 2 अनिवार्य स्तंभ है। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऐसे कैसे लिखना है? सिंपल, मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि सर आपने पीआईबी में ऐसे वाला टॉपिक बताया था, तो उसको ऐसे को किस तरीके से लिखना है? देखिए, ऐसे की स्टार्टिंग उस टॉपिक स्पेसिफिक से करना है। जैसे कि मान लीजिए, इसमें मान लीजिए तकनीकी और पारदर्शिता पर ऐसे है, तो आपको हालिया कोई ऐसा संदर्भ बताना है जिसमें इस तरीके की बातें कही गई है। ठीक है ना? मान लीजिए ई गवर्नेंस से आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? फिर आपको डायमेंशंस खोलने कि भाई ई गवर्नेंस या फिर जो सुशासन है, सुशासन कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक इन स्तरों पर अपने प्रभाव या फिर छाप छोड़ेगा। और उसमें हर एक पहलू पर आपको 2 से 3 सब पॉइंट लिखने, उदाहरण लिखने। हाल ही के हाल ही के विवाद या फिर हाल ही के जो भी संदर्भ है ना, वो लिखने सारे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको ऐसे को खोलना है। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल, भारत के जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में निहित आर्थिक क्षमता, इसको भी लिखना है। ठीक है? तो इन 2 ऐसों को आप लिख सकते हो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। तो ये थी आज की 8 जून की अपनी न्यूज़ एनालिसिस। बाकी डेली अपने ऐसे ही जुड़े रहना है। बढ़िया से सारी पीआईबी की न्यूज़ करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे कि भाई प्रीलिम्स और मेंस में अपने अच्छे से अपन लिख सके। ठीक है ना? तो आज की न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।